शिक्षा दर्शन में आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी साहित्य का नामकरण के विषय में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं हिंदी साहित्य का नामकरण। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर विद्वानों में अधिक मतभेद नहीं है। केवल हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर मतभेद है। उसे भी मुख्यतः दो वर्ग है उसमें मुख्यतः दो वर्ग हैं। एक वर्ग हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से मानता है और दूसरा वर्ग 10वीं शताब्दी से। दोस्तों, हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन को लेकर के विद्वानों में अधिक मतभेद नहीं है। केवल जो हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर के मतभेद हैं, उनमें से भी दो वर्ग हैं। पहला, हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं, तो दूसरे वर्ग 10वीं शताब्दी से मानते हैं। वास्तव में 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के कालखंड को हिंदी साहित्य का पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो यह मतभेद भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि इस कालखंड की रचनाएं अपभ्रंश में और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। दोस्तों, यहाँ कहा जा रहा है कि वास्तव में जो है 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक के जो कालखंड है वह हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो यह मतभेद समाप्त हो सकता है, क्योंकि इस कालखंड की रचनाएं अपभ्रंश में हुई है और यह अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा एवं साहित्य की मूल चेतना को जानने के लिए इस कालखंड की भाषा के स्वरूप एवं साहित्य धारा को समझना अति आवश्यक है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। मुख्यतः 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के आरंभिक कालखंड और 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के कालखंड के नामकरण को लेकर ही अधिक मतभेद है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के जो विभिन्न कालखंड हैं उनके नामकरण को लेकर के विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। मुख्य रूप से 10वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक के जो आरंभिक कालखंड है, जिसे आदिकाल भी कहते हैं, और 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के कालखंड, जिसे रीतिकाल के काल भी कहते हैं, के नामकरण को लेकर के ज़्यादा मतभेद है, अधिक मतभेद है। और 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के कालखंड का विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार से है। चारण काल। गृहसन ने चारण काल कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यान। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दोस्तों, ये सब जो विद्वान है, इन्होंने इस काल का अलग अलग अपने मत से नाम दिए हैं, जो कि गृहसन ने चारण काल दिया, मिश्र बंधु विनोद ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, राहुल संकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीजप्पन काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वीर काल हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदि काल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि काल एवं चारण काल दिए हैं। चारण काल। गृहसन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक काल का नामकरण चारण काल किया है। गृहसन ने सबसे पहले हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम दिया है, किंतु इस नामकरण का कोई ठोस प्रमाण वे प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने चारण काल 643 ईस्वी से माना है, जबकि 1000 ईस्वी तक
चारण कवियों द्वारा लिखित कोई रचना उपलब्ध नहीं होती। दोस्तों, ग्रियर्सन ने सबसे सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का नामकरण चारण काल दिया है, किंतु इस नामकरण का कोई ठोस प्रमाण वे प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। उन्होंने चारण काल को 643 ईस्वी से माना है, जबकि 1000 ईस्वी तक चारण कवियों द्वारा लिखी गई कोई रचना उपलब्ध नहीं हो पाया है। अतः यह नामकरण उपयुक्त नहीं है। अगला प्रारंभिक काल। मिस्र बंधुओं ने 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक के काल को प्रारंभिक काल नाम से अभिहित किया है। दोस्तों, मिस्र बंधु विनोद ने जो है प्रारंभिक काल को 683 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक के काल को प्रारंभिक काल माना है। यह नाम किसी साहित्यिक प्रवृत्ति की द्योतक नहीं है। यह एक सामान्य संज्ञा है जो हिंदी भाषा के प्रारंभ को बताती है। अतः यह नाम भी तर्कसंगत नहीं है। दोस्तों, यह जो नाम है किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का घोतक नहीं है और यह एक सामान्य संज्ञा है जो कि हिंदी भाषा के प्रारंभ को ही बताती है। इसलिए यह नाम तर्कसंगत नहीं है। अगला वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक की कालावधि को वीरगाथा काल नाम दिया है। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी तक की कालखंड को वीरगाथा काल नाम दिए हैं। अपने मत के समर्थन में उन्होंने कहा है, आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150-200 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हो पाता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। दोस्तों, शुक्ल जी अपने मत के समर्थन में कह रहे हैं कि आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच में प्रथम 150-200 वर्षों के भीतर जो रचनाएं किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हो पाया है, उनमें धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर इन सभी प्रकार की रचनाएं दोहों में ही मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयाँ आरंभ होती है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप से बंधती हुई पाते हैं। जब से मुसलमानों की चढ़ाइयाँ शुरू होती है, तब से हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप से बंधे हुए पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार रीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरितों या गाथाओं का भी वर्णन किया करते थे। दोस्तों, जिस प्रकार से श्रृंगार, फुटकर आदि दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार से अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रम को पूर्ण चरितों या गाथाओं का भी वर्णन किया करते थे। यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। यह जो परंपरा है
रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। इसे ही लक्ष्य करके शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया है। शुक्ल जी ने इस युग का नामकरण करने के लिए जिन 12 ग्रंथों को आधार बनाया वे ग्रंथ हैं, पहला है विजयपाल रासो, दूसरा हमीर रासो, तीसरा है कीर्तिलता, चौथा है कीर्ति पताखा, पांचवा है खुमान रासो, छठा है बीसल देव रासो, सातवां है पृथ्वीराज रासो, आठवां है जयचंद प्रकाश, नौवां है जय मयंक जस चंद्रिका, 10वां है परमाल रासो, 11वां है खुसरो की पहेलियाँ, 12वां है विद्यापति की पदावली। तो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस युग का जो नामकरण किया है, इन 12 ग्रंथों के आधार पर ही किए हैं। जिस 12 रचनाओं को शुक्ल जी ने नामकरण का आधार माना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन रचनाओं को अप्रामाणिक सिद्ध करते हुए वीरगाथा काल नामकरण को निरर्थक सिद्ध किया है। दोस्तों, जिस प्रकार जिन 12 रचनाओं को शुक्ल जी ने नामकरण के आधार पर माने हैं, उसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन रचनाओं को अप्रमाणित सिद्ध करते हुए वीरगाथा काल के नामकरण को निरर्थक सिद्ध कर दिए, निराधार सिद्ध कर दिए हैं। जैसे बीसल देव रासो और खुमान रासो नए शोध परिमाणों के आधार पर 16वीं शताब्दी में रचित माने गए हैं। हमीर रासो जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका नोटिस मात्र है। हमीर रासो जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका नोटिस मात्र ये ग्रंथ हैं। इसी प्रकार प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को भी अर्ध प्रमाणिक मान लिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मान लिया गया है। परमाल रासो या अल्लाह खंड के मूल का आज कहीं पता नहीं लगता और खुसरो की पहेलियों तथा विद्यापति की पदावली भी वीरगाथात्मक नहीं है। उसी प्रकार से दोस्तों, परमाल रासो या अल्लाह खंड के जो मूल हैं, वे उसका आज भी पता नहीं चल पाया है और खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली भी वीरगाथात्मक नहीं है। इसके अतिरिक्त इस काल में केवल वीर काव्य ही नहीं लिखे गए, अपितु धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य की भी रचनाएं हुई है। इसके अतिरिक्त जो इस काल में केवल वीर काव्य की ही रचना नहीं हुई है, अपितु धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य की भी रचनाएं हुई है। अगला है सिद्ध सामंत काल। राहुल संकृत्यान ने इस काल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किया है। इसके मतानुसार इस कालखंड के समाज जीवन पर सिद्धों का और राजनीति पर सामंतों का एकाधिकार था। दोस्तों, राहुल संकृत्यान ने इस काल का नामकरण सिद्ध सामंत काल दिया है। संकृत्यान जी के मतानुसार इस कालखंड के समाज जीवन पर सिद्धों का और राजनीति पर सामंतों का एकाधिकार था। इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में सामंतों का यह सुगान
ही प्रमुख रूप से किया है। इस युग की अंतर्बाह्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि वहाँ सिद्धों और सामंतों का ही वर्चस्व था। दोस्तों आगे कहते हैं कि इस युग के कवियों ने अपनी जो रचनाएं सामंतों का यशोगान ही प्रमुख रूप से क्या करते हैं। इस युग की अंतर्बाह्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करने से साफ पता चलता है कि वहाँ सिद्धों और सामंतों का वर्चस्व था। इस नामकरण से तत्कालीन सामंती वातावरण का तो पता चलता है, परंतु किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का उद्घाटन नहीं हो पाता। इस नामकरण से नाथपंथी और दृढ़ योगी कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का समावेश नहीं हो पाता। दोस्तों इस नाम से तात्कालिक जो सामंती वातावरण है उसका पता चलता है, परंतु किसी साहित्य प्रवृत्ति का उद्घाटन नहीं हो पाता है। इस नामकरण से नाथपंथी और दृढ़ योगी कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का भी समावेश नहीं हो पाता है। अगला है बीजापन काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल का नामकरण बीजापन काल किया है, परंतु यह नाम उपयुक्त नहीं है। भाषा की दृष्टि से यह काल भले ही बीजापन का काल हो, परंतु साहित्यिक प्रवृत्ति की दृष्टि से स्थिति ऐसी नहीं थी। दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल का नामकरण बीजापन काल दिया है, परंतु जो यह नाम उपयुक्त नहीं है, क्योंकि भाषा की दृष्टि से यह काल भले ही बीजापन का काल हो, परंतु साहित्यिक प्रवृत्ति की दृष्टि से इस प्रकार की स्थिति ऐसी स्थिति में नहीं थी, इस प्रकार की स्थिति में नहीं थी। इस नाम से यह आभास होता है कि उस समय साहित्यिक प्रवृत्तियां शैशव में थी, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों इस नाम से यह आभास हो रहा है कि उस समय साहित्यिक प्रवृत्तियां शैशव में थी, जबकि ऐसा नहीं है। साहित्य उस युग में प्रौढ़ को प्राप्त या अंतः यह नाम उचित नहीं है। उस समय साहित्य प्रौढ़ को प्राप्त कर चुके थे, इसलिए यह नाम उचित नहीं है। अगला है वीरकाल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इस काल का नाम वीरकाल किया है। यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए नाम वीरगाथा काल का रूपांतर मात्र है, किंतु नवीन तथ्य को प्रस्तुत करने वाला नहीं है। अंततः यह नामकरण सभी भी समीचीन नहीं है। दोस्तों आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इस काल का नाम वीर काल दिया है। यह जो नाम है आचार्य शुक्ल द्वारा दिए गए नाम वीरगाथा काल का रूपांतरण मात्र रूप है, किसी नवीन तत्व को प्रस्तुत करने वाला नहीं है, बल्कि यह नामकरण भी समीचीन नहीं है। अगला है संधि एवं चारण काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 खंडों में विभाजित कर संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है। दोस्तों रामकुमार वर्मा जी ने आदिकाल को 2 खंडों में विभाजित करके संधि काल और चारण काल नाम दिया है। संधि काल भाषा की ओर संकेत करता है और चारण काल से एक वर्ग विशेष का बोध होता है। संधि काल जो है वह भाषा की ओर संकेत करते हैं,
चारण काल एक वर्ग विशेष का बोध कराते हैं, एक वर्ग विशेष का बोध होता है। इस नामकरण में भी यह त्रुटि है कि इसमें किसी साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया। किसी जाति विशेष के नाम पर साहित्य में उस काल का नामकरण उचित नहीं है, अतः यह नामकरण भी ठीक नहीं है। दोस्तों आगे कह रहे हैं कि इस नामकरण में यह त्रुटि है कि इसमें किसी साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया है। किसी जाति विशेष के नाम पर साहित्य में उस काल का नामकरण उचित नहीं है, इसलिए जो है यह नामकरण भी ठीक नहीं है। अगला आदिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल के साहित्य को अधिकांशतः संदिग्ध और अप्रामाणिक मानते हुए भी उसमें दो विशेषताओं को रेखांकित किया है। दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल के साहित्य को संदिग्ध और अप्रामाणिक मानते हुए भी उन्होंने दो विशेषताओं को रेखांकित किए हैं, नवीन ताजगी और अपूर्व तेजस्विता। नवीन ताजगी और अपूर्व तेजस्विता, इन दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम उन्होंने आदिकाल रखा है। दोस्तों इन दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम आदिकाल रखा है। अपने इस मत को स्पष्ट करते उन्होंने कहा है कि वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द का एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस मत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कह रहे हैं कि हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करते हैं और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सचेत कवियों का काल है। इस प्रकार वास्तव में आदिकाल प्रारंभ का ना होकर परंपरा के विकास का सूचक है। वास्तव में जो है यह आदिकाल परंपरा का ना होकर के परंपरा के विकास का सूचक है। इस नाम से 7वीं 8वीं शताब्दी के बौद्ध सिद्ध नाथ योगियों के साथ वीर गाथा काव्यों और अब्दुल रहमान विद्यापति तथा खुसरो आदि को एक सूत्रता में समेटा जा सकता है और फुटकर कवियों के नाम गिनाने से बचा जा सकता है। दोस्तों इस नाम से जो है 7वीं 8वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्ध नाथ योगियों के साथ वीर गाथा काव्यों और अब्दुल रहमान विद्यापति खुसरो आदि को एक सूत्र में समेटा जा सकता है और फुटकर कवियों के नाम गिनाने से बचा जा सकता है। आदिकाल नाम में हिंदी काव्य रूपों एवं भाषा के अंकुरित होने का भाव भी आ जाता है, अतः यही नाम उपयुक्त ठहरता है। अधिकांश विद्वानों द्वारा भी आदिकाल नाम ही मान्य रहा है, अतः जो है यह नाम उपयुक्त ठहरता है
इसलिए अधिकांश विद्वानों ने आदिकाल नाम ही माना है। वो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के कालखंड का नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक के कालखंड को पूर्व मध्यकाल की संज्ञा से अभिहित किया है। इस युग में साहित्य में भक्ति की मुख्य प्रवृत्ति को देखते हुए इस कालावधि का नामकरण भक्ति काल किया है। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक के कालखंड को पूर्व मध्यकाल की संज्ञा दी है। इस युग के साहित्य में भक्ति का मुख्य प्रवृत्ति को देखते हुए इस कालावधि का नामकरण भक्ति काल दिया है। इसे परवर्ती सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है और आज भी भक्ति काल नामकरण सर्वमान्य है। को 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के कालखंड, जिसे रीति काल भी कहते हैं, के नामकरण विषयक मतभेद। आचार्य शुक्ल जी ने संवत 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक के समय को उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। इस युग के साहित्य में रीति ग्रंथों के लेखन की परंपरा को देखते हुए इसे रीति काल कहना तर्क संगत माना है। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक के समय को उत्तर मध्यकाल नाम दिए हैं और इस युग के साहित्य में रीति ग्रंथों के लेखन की परंपरा को देखते हुए इसे रीति काल कहना उपयुक्त माना है, तर्कसंगत माना है। इस काल के नामकरण को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कला काल रामशंकर शुक्ल रसाल, श्रृंगार काल पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दोस्तों, ये सब विद्वानों ने अपने मतों के अनुसार अलग अलग इस काल का नाम अलग अलग दिए हैं। मिश्र बंधु विनोद ने इस काल को अलंकृत काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे रीति काल कहा है। रामाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इस काल को कला काल कहा है और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल दिए हैं। इस प्रकार से दोस्तों, इस काल के नामकरण को लेकर के विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। अगला अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने इस युग का नामकरण अलंकृत काल करते हुए कहा है कि रीतिकालीन कवियों ने जितने आग्रह के साथ रचना शैली को अलंकृत करने का प्रयास किया, उतना अन्य किसी भी काल के कवियों ने नहीं। दोस्तों, मिश्र बंधु विनोद ने इस युग का नामकरण अलंकृत काल करते हुए कहा है कि रीतिकालीन कवियों ने जितने आग्रह के साथ रचना शैली को अलंकृत करने का प्रयास किए हैं, उतना ही अन्य किसी काल के कवियों ने नहीं किए हैं। इस प्रवृत्ति के कारण यह अलंकृत काल है। इस प्रवृत्ति के कारण जो है यह काल अलंकृत काल है। इस काल को अलंकृत काल कहने का दूसरा कारण यह है कि इस काल के
कवियों ने अलंकार निरूपण ग्रंथों के लेखन में विशेष रुचि प्रदर्शित की है। इस काल को अलंकृत काल कहने का जो दूसरा कारण है वह है कि इस काल के कवियों ने अलंकार निरूपण ग्रंथों के लेखन में विशेष रुचि को प्रदर्शित किए हैं। महाराजा जसवंत सिंह का भाषा भूषण, मतीराम का ललित ललाम, केशव की कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा सूरती मिश्र की अलंकार माला आदि ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वे हैं महाराज जसवंत सिंह का भाषा भूषण, मतीराम का ललित ललाम, केशव की कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा सूरती मिश्र की अलंकार माला। ये सभी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, परंतु इस काल को अलंकृत काल नाम देना उचित नहीं है, क्योंकि अलंकरण की प्रवृत्ति इस काल की विशेष प्रवृत्ति नहीं है। यह प्रवृत्ति तो हिंदी के आदिकाल से लेकर आज तक चलती आ रही है दोस्तों। परंतु इस काल को अलंकृत काल नाम देना उचित नहीं माना है, क्योंकि अलंकरण की जो प्रवृत्ति है इस काल की विशेष प्रवृत्ति नहीं है। यह प्रवृत्ति तो केवल हिंदी के आदिकाल से लेकर के आज तक चलती ही आ रही है। दूसरे, यह नामकरण कविता के केवल बहिरंग पक्ष का सूचक है। इसे कविता के अंतरंग पक्ष भाव एवं रस की अवहेलना होती है तथा बिहारी और मतीराम जैसे रस सिद्ध कवि जिनकी कविता में भाव की प्रधानता है, उनकी कविता के साथ न्याय नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त अलंकृत काल नाम को स्वीकार कर लेने से इस काल की विशेष प्रवृत्ति श्रृंगार और शास्त्रीयता की पूर्ण उपेक्षा हो जाती है। अगला कलाकाल रामाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को कलाकाल नाम दिया है। उनका कहना है कि मुगल सम्राट शाहजहां का संपूर्ण शासनकाल कला वैष्टित था। इस युग में एक और स्थापत्य कला का चरम बिंदु ताजमहल के रूप में कला के गाल का अश्रु बनकर प्रकट हुआ, तो दूसरी ओर हिंदी कविता की कलात्मकता से संयुक्त हुई। दोस्तों, रामाशंकर शुक्ल जी ने इस काल को कलाकाल नाम दिया है। उनका कहना है कि मुगल सम्राट शाहजहां का जो संपूर्ण शासन काल है वह कला वैष्टित था। इस युग में एक और स्थापत्य कला का चरम बिंदु ताजमहल के रूप में है, जो काल के गाल का अश्रु बनकर के प्रकट हुआ, तो दूसरी ओर हिंदी कविता भी कलात्मकता से संयुक्त हुई है। इस काल के कवियों ने विषय की अपेक्षा शैली की ओर अधिक ध्यान दिया। उनकी कविता में चित्रकला का भी उपयोग हुए बिना न रह सका, अतः यह कलाकाल है। दोस्तों, इस काल के कवियों के विषय की अपेक्षा शैली की ओर अधिक ध्यान दिए हैं। उनकी कविता में चित्रकला का भी योग हुए हैं, अतः यह कलाकाल है। कलाकाल नाम से भी वस्तुतः कविता के बाह्य पक्ष की विशेषता का ही बोध होता है। कविता का आंतरिक पक्ष उपेक्षित रह जाता है। साथ ही इस युग की व्यापक श्रृंगारिक चेतना का अवमानना हो जाता है। दोस्तों, अगला है श्रृंगार काल। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहना अधिक उपयुक्त समझा है। उसके द्वारा दिया गया यह नामकरण इस काल में प्रयुक्त श्रृंगार रस की प्रधानता को लक्ष्य कर दिया गया है।
दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इस काल को श्रृंगार काल नाम दिए हैं। उनके द्वारा जो यह नामकरण किया गया है, इस काल में प्रयुक्त श्रृंगार रस की प्रधानता को लक्ष्य करके दिया गया है। परंतु यह नाम भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार के अतिरिक्त वीर रस की कविता भी लिखी है। क्योंकि दोस्तों यह नाम युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार के अतिरिक्त वीर रस की भी कविताएं लिखी है। साथ ही भक्तिपरक नीतिपरक रचनाएं भी इस युग में लिखी गई। साथ ही भक्तिपरक नीतिपरक रचनाएं इस युग में लिखी गई है। रीतिकालीन कवियों का मूल स्वर श्रृंगार कभी नहीं रहा। उनका उद्देश्य तो अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न कर अर्थोपार्जन करना था। रीतिकालीन कवियों का जो मूल स्वर श्रृंगार कभी नहीं रहा है। उनका जो उद्देश्य था वह आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना और अर्थोपार्जन करना था। आश्रयदाता विलासी वृत्ति के थे। श्रृंगार में उनकी रुचि को देखते हुए उन्होंने श्रृंगारपरक कविताएं लिखी। आश्रयदाता जो है वह विलासी प्रवृत्ति के थे। श्रृंगार में उनकी रुचि को देखते हुए उन्होंने श्रृंगारपरक की कविताएं लिखी है। यद्यपि इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता है, परंतु वह स्वतंत्र न होकर सर्वत्र रीति पर आश्रित है, अतः यह नामकरण उचित नहीं है। दोस्तों इस काल में जो श्रृंगार रस की प्रधानता है, परंतु यह स्वतंत्र न होकर के सर्वत्र रीति पर आश्रित है, इसलिए यह नामकरण उचित नहीं है। अगला है रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नामकरण रीतिकाल किया है। उनका मत है कि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। शुक्ल जी कहते हैं कि इस युग का जो नामकरण है वह रीतिकाल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस युग का नामकरण रीतिकाल दिया है। उनका मत है, शुक्ल जी का मत है कि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। उनका जो मूल उद्देश्य था वह कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति का निरूपण करना। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रासों और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिणाम में प्राप्त हुए। शुक्ल जी ने इस नामकरण का आधार इस काल में रीति ग्रंथों और रीति ग्रंथकारों की सुदीर्घ परंपरा है। इस नाम को सभी विद्वानों ने लगभग एकमत से स्वीकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र आदि विद्वानों ने भी शुक्ल जी द्वारा दिए गए इस नाम को स्वीकार किए हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने इस युग के रीतिकाल नाम की सार्थकता को स्पष्ट करते हुए कहा है, कलाकाल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की, किंतु रीतिकाल करने से प्राय कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती और प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। दोस्तों डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने इस युग के रीतिकाल नाम की सार्थकता को स्पष्ट करते हुए
कहते हैं कि कलाकाल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है और श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की, किंतु रीतिकाल करने से प्राय कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती है और प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। यह युग रीति पद्धति का युग था। यह साधारण वास्तविक रूप से सही है। यह युग रीति पद्धति का युग था और यह साधारण वास्तविक रूप से सही है। इस प्रकार रीतिकाल नामकरण अधिक तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक प्रतीत होता है। इस प्रकार से रीतिकाल नामकरण अधिक तर्कसंगत और वैज्ञानिक प्रतीत होते हैं। 11वीं शताब्दी से अब तक के कालखंड का नामकरण। 19वीं शताब्दी से अब तक के कालखंड का नामकरण। संवत 1900 से आरंभ हुए आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य के पूर्ण विकास एवं प्रधानता को देखते हुए गद्य काल नाम दिया है। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1900 से आरंभ हुए आधुनिक काल को गद्य के पूर्ण विकास एवं प्रधानता को देखते हुए गद्य काल नाम दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रेस के उद्भव को ही आधुनिकता का वाहक मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रेस के विकास को ही आधुनिकता का वाहक मानते हैं, उद्भव का वाहक मानते हैं। उद्भव को ही आधुनिकता का वाहन मानते हैं। श्याम सुंदर दास इसे नवीन विकास का युग कहते हैं। श्याम सुंदर दास जी इसे नवीन विकास का युग कहते हैं। गद्य का विकास इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यद्यपि इस काल में कविता के क्षेत्र में भी विविध नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ, किंतु जैसा विकास गद्य के विभिन्न अंगों का हुआ वैसा कविता का नहीं हो सका है। दोस्तों, गद्य का जो विकास है इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इस काल में ही कविता के क्षेत्र में भी विभिन्न नवीन प्रवृत्तियों का भी विकास हुआ है, परंतु जैसा विकास गद्य के विभिन्न अंगों का हुआ है वैसा कविता का नहीं हो पाया है। आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल ने 3 चरणों में विभक्त किया है और इन्हें प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान तथा तृतीय उत्थान कहा है। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को 3 चरणों में विभक्त किए हैं। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। अधिकांश आधुनिक विद्वान इन्हें भारतेंदु युग अथवा पूर्ण जागरण काल, द्विवेदी युग अथवा नवजागरण सुधार काल, छायावादी युग तथा छायावादोत्तर युग में प्रयोग काल, नवलेखन काल मानते हैं। अधिकांश विद्वान जो है इसे भारतेंदु युग अथवा पूर्ण जागरण काल मानते हैं, द्विवेदी युग अथवा जागरण सुधार काल मानते हैं, छायावादी युग तथा छायावादोत्तर युग मानते हैं, प्रयोग काल, नवलेखन काल मानते हैं। द्विवेदी युग तक तो आधुनिक युग की धारा सीधी रही, किंतु छायावाद के जन्म के साथ ही उसमें नाना वादों और प्रवृत्तियों की बाढ़ सी आ गई। आधुनिक काल की प्रगति इतनी विशाल और बहुमुखी है कि उसे किसी विशिष्ट वादा या प्रवृत्ति की संकुचित सीमा में नहीं बांधा जा सकता।
इसी प्रकार आदिकाल के समान इस काल को भी आधुनिक काल कहना ही अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी साहित्य का नामकरण के विषय में बताया हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।